राष्ट्रीय स्तरावरचा एक सेमिनार होता, मी समारोप करायला. त्या समारोपामध्ये पेपर्स 200 मांडले गेले. त्याचे कुठल्याही पेपरचा साईज जेवढा नसेल तेवढ्या साईज मध्ये त्यांना परीक्षा मांडली. तसं नाही लाईनी म्हणायला लागला. मला क्षमा करा की मला उशीर पण झाला. तर महानगरपालिकेमध्ये एक 7-8 विषयांवर आढावा बैठक होती, रिव्ह्यू टीम होती. आणि बरोबर घड्याळ लावून मी उठणार तर बाहेर 2 आंदोलन सुरू. एक महानगरपालिकेत काम करणारे स्पष्टता करत त्याच्या कॉलनीमध्ये खूप गैरसोयी आहे. आणि दुसरा गट आला तो सिंहगड कॉलेजमध्ये गेले काही महिने तिथल्या स्टाफचे पगार झाले. नंतर आंदोलन जेव्हा सुरू होतं तेव्हा ओलांडून आलं तर त्याची बातमी होती. मला 10 मिनिटं ते आठवण करण्यात वेळ दिला. त्याला दुसरी क्षमावना अशी करा तुम्हाला लगेच जायचं. आपल्याकडे किती जणांची श्रद्धा आहे माहिती नाही, परंतु सातारा रोडला एक शंकर महाराज मठ म्हणून आहे. प्रचंड लोक श्रद्धेने जातात माहिती आहे. त्याचा आजपासून 7 दिवस एक उत्सव सुरू होता. तर त्याची पहिली आरती मी करायची ती तर मी परवानगी दिली 6:30 डॉट 6:30 होते. पण आता पुढे एक भजनाचा कार्यक्रम आहे आणि त्याचं इनॉग्रेशन म्हणूया मला ते मात्र त्याने म्हटलं की तू येतो करणार. म्हणून मग ह्या कार्यक्रमाचा साईज पाहिला तर अजून एक अर्धाच कार्यक्रम चालेल. तो चालावा कुठलाही कार्यक्रम आपण खूप तयारीने ठरवतो. म्हणून माझ्यासारखा आला की राहिलो. इथे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे ग्रुप आहे काढण्याचं. मग आमच्या अनेक ॲक्टिव्हिटी डेस्टिनेशन कोवर्किंग सेंटर ज्याच्यात तुम्ही काही दिवस होता त्याचे संस्थापक मंडळ देवबंदी आहे, त्याची खूप मंडळी आहे. त्यामुळे काही अवॉर्ड द्यायचे जसं मला कळलं ते तुम्ही त्यांच्या हस्ते द्या. आणि पुन्हा तरी तुम्ही खूप काही आय टीची व्यवस्था केली आहे. ते मध्ये मध्ये आय टीमध्ये ॲडव्हान्स मला थोडं टेम्प करत होते. मला त्याची आवडच खूप चांगला झाला वगैरे. तुम्ही सगळ्यांनी स्वाद घ्या. डाटा टेक दी डाटा टेक आणि ज्ञानशाह फाउंडेशन दी डाटा टेक लॅब ही गेली 5 वर्ष खूप प्रगती करत चाललेली आय टी मधली इंडस्ट्री आहे, कंपनी आहे, सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. त्याचं एक मोठं कार्यालय व्हावं, मोठं ऑफिस व्हावं असा यांचा अमित ज्ञानेश्वर आंध्रे आणि त्यांच्या पत्नी काशी आंध्रे प्रयत्न होता. मला आल्यानंतर खूप आश्चर्य वाटलं, आनंद वाटला. खूप प्रेशियस, खूप चांगलं प्रशस्त आणि प्लेझंट इतक्या वर्षाच्या सामाजिक आणि राजकीय कामातून मला त्या जागेत गेल्यानंतर ही लाभदायी जागा आहे, प्लेझंट आहे. इथे लोकांना असं समावेशन होईल असं मला आपोआप तसं फिलिंग येतं. तसं मला हे फिलिंग आलं की खूप प्लेझंट जागा आहे. याच्या आधी ज्यांनी वापरली त्यांनी काही धार्मिक कार्य केलं असेल, तुम्ही पण काही मिनिमम गोष्टी रोज करा असं माझं म्हणणं आहे. माझं नेहमी म्हणणं असेल ज्यात तोटा नाही सरळ करावं. तुम्ही रोज तिथे पूजा केली तोटा काय बाहेर खूप प्लेझंट जागा इथे मिळाली. त्याचं उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला बरीच मंडळी उपस्थित आहेत. बरीच मंडळी उपस्थित असतात त्यांना 1-2 नावं घेऊन बाकीचे नाही घेतली. ज्यांची नावं आपण घेत नाही त्यांना असं वाटतं की आमचं नाव काय घेऊ. बेटर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि प्रामुख्याने या कंपनीमध्ये काम करणारा स्टाफ जो आहे यांची युवा कंपनी असेल असे सर्व कंपनीवरील मी अभिनंदन करतो. कारण जुन्नर सारख्या पुणे जिल्ह्यातल्या शेवटचा तालुका तिथून पलीकडे ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा सुरू होईल. आणि प्रामुख्याने जवळजवळ 1/4 गाव आहे ना आदिवासी तालुका अशा ठिकाणाहून येऊन एवढी मोठी कंपनी उभी करणं हा खूपच अभिनंदनाचा विषय आहे. पण हे आता सिद्ध झालं की टॅलेंट हे शहरातच असतं. सध्या आता UPSCचा निकाल लागला त्याच्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातला एक धनगर समाजातला तरुण पहिल्या अटेम्प्टमध्ये UPSC आणि जेव्हा रिझल्ट आला तेव्हा तो प्रत्यक्ष शेळ्या मेंढ्या हाकत होता आणि त्याला शोधत त्याची
मित्र त्या जंगलात फिरत होते. हा कुठे आहे? तो धनगर समाजाचा आहे, शेळी मेंढी पालन करतो. काय झालं असं हे जुन्नरला आहे, त्याने काही फरक पडत नाही. एक चांगली कंपनी उभी केली. एक मला आणखी लक्षात आलं की जी चॅरिटी ते आदिवासी भागात करतायत तशी शिक्षण क्षेत्रामध्ये काही चांगली सॉफ्टवेअर AI बेस्ड मिळावी आणि त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण न्यू एज्युकेशन पॉलिसीला मदत व्हावी असा प्रयत्न चॅरिटी म्हणून मी कार्यक्रम नाही तर म्हणून तुम्ही कसे घाला म्हणजे आपल्याला ते काही सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट झाली आणि त्यामुळे ही एक मोठी भारताची आर्थिक महासत्ता बनण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण जोपर्यंत पुढे जात नाही तोपर्यंत आपण श्रीमंत होणार. म्हणजे वर्षानुवर्ष विदेशातल्या कंपन्यांनी काय केलं किंवा लोकांनी काय केलं ते संशोधन केलं, पेटंट मिळवलं, पेटंट पेशंट ठेवून दिलं, रॉयल्टी दिली. असे एका संशोधनावर पिढ्यानपिढ्या ते व्यक्ती म्हणून श्रीमंत होत राहिले आणि त्यांच्या देशाला ते टॅक्स देऊन देशालाही श्रीमंत करतात. आपण माझं सात सगळं इम्पोर्ट करतो पण 14 नंतर असा दावा मी करेल त्याच्या आधी नाही असं म्हणता येणार. पण 14 नंतर स्पीड पकडला की मोदीजींनी इनोव्हेशनला खूप प्रोत्साहन दिलं. स्टार्टअप सुरू झालं, स्टँडअप सुरू झालं. आज जगामध्ये महिला स्टार्टअपमध्ये आपण जगात फर्स्ट आहोत आणि पुरुषांच्या स्टार्टअपमध्ये आपण जगात सेकंड आहोत. इतकं नवीन नवीन कल्पनाला मोदीजी पहिलं संशोधनाला मदत करतात, मार्केटमध्ये यायला मदत करतात, ब्रँडिंग व्हायला मदत करतात. परिणामी इतक्या नवीन नवीन गोष्टी आता आपण करतो. आता देशामध्ये परवाच्या काश्मीर घटनेनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात आलं की आतापर्यंत स्क्रू सुद्धा आपण इम्पोर्ट करतो पण यावर्षी 75,000 कोटीचा आपण संरक्षण साहित्याचं एक्सपोर्ट केलं आणि कितीतरी आज गोष्टी जहाजांपासून क्षेपणास्त्रांपासून हे आपल्याला आपण निर्माण करतो. याचं कारण मोदीजी अशा नवीन गोष्टी करायला खूप प्रोत्साहन आहे. मी आता लिफ्टमध्ये येताना त्यांना असं म्हटलं की मी AI मध्ये PhD केली. PhD करून किती वर्ष झाले? ते म्हणजे 5 वर्ष. PhD करायला किती वर्ष गेली? 2.5 वर्ष. अरे बापरे, 7.5 वर्ष पूर्वी पण AI शब्द होता का? तर गेल्या 6 महिन्यात तुला जास्त ऐकायला यायला लागलं. त्यावेळेला होता AI बेस सगळं चाललं होतं पण त्याचा इतका जरा विस्फोट म्हणतो. आता हा विस्फोटच झाला. आता काही झालं की ते गमतीचं उदाहरण आहे पण खरं आहे की ज्यावेळेला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्र्यांनी मोदीजींच्या उपस्थितीत शपथ घेतली त्यानंतर जवळजवळ 1 महिना पोर्टफोलिओ म्हणजे खाती ठरवली मग ती ठरली. मग त्यानंतर बराच काळ पालकमंत्री ठरत नव्हते. मग आम्ही IT मिनिस्टर आशिष शेलारांनी गप्पा मारलो. तुम्हाला तो दादा यायची गंमत बघायची का? काय आता मी प्रोग्राम करतो, कमांड देतो की महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण होते. मग ते काय ते सांगणार तो बघतो झालं आणि संपूर्ण 36 जिल्ह्याची कुठल्या जिल्ह्याला कोण पालकमंत्री होईल अशी लिस्ट आहे. मग शेजारी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र होते ते आमच्या दोघांच्या हास्यप्रमाणे मला काय करतात म्हटलं तुमचं काम सोपं गेलं आहे आता पालकमंत्रीची यादी घ्या घोषित करा. मग देवेंद्रजी भयंकर हुशार त्यामुळे ते दादा आता आशिषला म्हणावं की पुढची कमांड आहे की आज मेरिटवर हे होतील पण राजकीय परिस्थिती पाहता कोण होते ती यादी वेगळी आहे. ती यादी वेगळी आहे ती सांगत आधीची पण कसं सांगितलं. मी देवेंद्र असं म्हटलं की आता हे सोपं झालं की आता तुम्ही राज्य करण्याची काही आवश्यकता नाही हेच राज्य करावं. पण गमतीचा भाग सोडा पण याचा उपयोग किती मोठा आहे आपल्याला वाशेलकर माहिती आहे प्रसिद्ध सायंटिस्ट. जगामध्ये सगळ्यात जास्त PhD आता त्यांना मिळाले 51. तर ते त्यांच्या आईच्या आठवणी प्रित्यर्थ दरवर्षी एक अवॉर्ड देतात. तर तसा अवॉर्ड गेल्या वर्षी ज्याला मिळाला त्या अवॉर्ड फंक्शनलाही मला जाता आलं आणि प्रॉडक्ट होता. तो प्रॉडक्ट काय AI बेस आहे की प्रामुख्याने महिलांना ब्रेस्टचा आणि युटेरसचा कॅन्सर होतो. तर ब्रेस्टचा कॅन्सर आयडेंटिफाय करण्यासाठी मेमोग्राफी नावाची जी टेस्ट आहे तिला महिला घाबरतात तर थोडं रेडिएशन आहे थोडं संकोची करतात
AI बेस एक रिंग तयार झाली की ज्या स्क्रीन आहे आपल्या हातात घालायची आणि ब्रेस करून फिरवलं की त्या रिंगच्या स्क्रीनवर इन्फेक्शन आहे नो रेडिएशन नो पेन कॉस्ट ओनली 5. आता ही जर एआयची कृपा होणार नसेल आणि त्याच्यातून खूप गोष्टी किंवा आता परवाच महिनाभर शरद पवार साहेब आणि प्रतापराव पवार घोषित करत आहेत की एआय बेस आम्ही ऊसाचं उत्पादन 1.5 करणार. शेतकरी मला म्हणत होते योगाने प्रतापरावांच्या पत्नी गेले पण मी साताराला गेलो होतो सारखं काय ते चाललंय की एआयच्या आधारे ऊसाचं उत्पादन म्हणजे काय करणार. त्याच्यामुळे ह्याही वातावरणात मी तुला ऐकवलं की एआयच्या आधारित सॉफ्टवेअर आता सांगणार की जमिनीचा पोत काय, याला खतं काय घालायचं, याला पाणी किती द्यायचं, हे सगळं ते सॉफ्टवेअर सांगणार आणि त्याचं तुम्ही ऐकल्यामुळे उत्पन्न वाढणार आणि हे सिद्ध झालं. आता बघत का महाराष्ट्रामध्ये कारखान्यांना ऊसाचं गाळप करून शकतो तर हे खरंच झालं भरपूर झालं. तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याला काही बाकी काय लागत नाही, उत्पादन चांगलं यायला लागतं, भाव चांगला लागतो. असा जर आपण एआय बेस उपयोग करणार असतो त्याचा मोठा उपयोग मनुष्य जातीला आहे आणि त्यामुळे मी आपल्याला या लाईन्सवर खूप गोष्टी करा. सरकार म्हणून काय करता येईल तसं आता मी परवा दिल्लीमध्ये 2 दिवस खूप केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीगाठी गेलो होतो. IT मिनिस्टरची भेट अश्विनी, तर त्यांनी आता आम्हाला 350 कोटी रुपये दिले आणि पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंग दोन्ही गव्हर्नमेंटचे या सगळ्या ठिकाणी आज सेटअप करायला सांगितलं आणि पुढे जाऊन ते असं म्हणाले की मी अजून 250 कोटी तुम्हाला देतो, तुम्ही 5-6 ठिकाणी रिसर्च कॅम्पस डेव्हलप करा तिथे एज लिमिट टाकायचं नाही. लहान मुलांना सुद्धा काही सुचत होतं की बाबा माझ्या डोक्यात काही चाललंय, ते 82 वर्षाच्या मात्राला असं वाटतं की मला माझ्या डोक्यात काही चाललंय. अशांना एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून द्या आणि त्याला म्हणा शोध लावा आम्ही त्याला आणि फिनिशिंग करू. असं टेक्नॉलॉजीच आता संपूर्ण मानव समूहाला पुढे नेईल, देशाला पुढे नेईल, त्या इंडिव्हिज्युअल पुढे नेईल. त्यामुळे मी तुमचं खूप अभिनंदन करतो आणि आभाराची पण वाट न बघता आणि कोणी पोचवायला कार्यक्रम डिस्टर्ब होईल मला पोचवायला बंदूकधारी असतात तर मी नक्कीच जाईल कार्यक्रम पुढे कंटिन्यू. अच्छी कंपनी है, एआई बेस सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत आगे है और शिक्षा क्षेत्र में हमको ये आवश्यक है. हम एआई यूनिवर्सिटी करने जा रहे हैं तो उनको अभिनंदन और शुभेच्छा. सब जगह एआई का बोलबाला है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दैट देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो सबसे पहले भारत के नागरिकों को मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एआई हैज़ टू बी अंडरस्टूड फंडामेंटली एट डेटा टेक लैब्स, starting from the ground level of doing AI research into agriculture, into finance, into defense, into retail segment. हम बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो गया है. हमारे कुछ कस्टमर्स का 32% कॉस्ट सेव हुआ है और 18% प्रॉफिट्स बढ़े हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. आई नॉट से सिर्फ AI बट अल्टीमेटली AI टेक्नोलॉजी एंड माइंडसेट ये अडॉप्ट क्यों करना चाहिए. अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स बिजनेस, एवरीबडी नीड्स रेवेन्यू. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा टेक लैब्स इज trying to establish transforming businesses and making an impact with assured ROI for all the industries in the world at the moment. At present AI क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में? आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, कितना का पैरामीटर नहीं बता सकते क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस अलग है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस प्रोडक्टिविटी में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस डिफेंसिव है, फ्रॉड प्रिवेंट करना है, कुछ अचीव नहीं करना है बट फ्रॉड होने नहीं देना है. वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सेगमेंटेशन है. So every industry has a different mindset of adopting technologies like AI and data.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैनॉट वर्क विदाउट डेटा. सो सिर्फ AI की बात करोगे तो वैसा नहीं चलेगा. AI इज जस्ट माइंडसेट, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट सेट ऑफ डेटा. सो एक जागरूक नागरिक के हिसाब से आपको फंडामेंटली AI क्या है, उसके अराउंड डेटा क्या है और वो किस इंडस्ट्री में यूज़ करना है, ये समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. जब से AI आया है तो लोगों के मन में दो तरह की धारणा है कि इसका हम अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जैसे AI टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो बहुत से लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा. जिस तरीके से वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, राइटअप्स आते हैं, तो इसको लेके काफ़ी डाउट्स है. तो इसके बारे में कुछ अगर आप क्लैरिफिकेशन. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि AI के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ हैं. उसमें से ही ये एक गलत फहमी है. रीज़न बीइंग AI जॉब ले नहीं रहा है. और जब भी मैं लेक्चर्स देता हूँ या सेशंस लेता हूँ 8-8 घंटे के, 4-4 घंटे के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट्स में, मैं हमेशा एक पैरामीटर कवर करता हूँ, ह्यूमन वर्सेस मशीन्स. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से 913 नई नौकरियों के टाइप, जिसको हम जॉब रोल बोलते हैं, वो मार्केट में लॉन्च हुए हैं. दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 31 मार्च 2025. हाँ, ये बात सही है कि 250 जॉब रोल्स बंद भी हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 250 जॉब रोल्स बंद हुए हैं. वो लोग अगर AI को सीख के उसका यूटिलाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए करेंगे तो उनको नए जॉब रोल्स में ज़रूर मौका मिलेगा. सो इट इज़ नॉट दैट AI इज़ टेकिंग अवे जॉब्स. इट इज़ नॉट ह्यूमन वर्सेस मशीन्स, इट इज़ ह्यूमन्स विथ मशीन्स, एंड दैट विल मेक एन इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री. ज्ञानसा फाउंडेशन भी आपका है, उसके द्वारा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करते हैं आप बताएंगे? किसमें? ज्ञानसा फाउंडेशन आपका है. ज्ञानाशा फाउंडेशन में फ़िलहाल हम अभी ज्ञानाशा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया कि एक स्कूल में, एक गांव के एक स्कूल में मेरे पिताजी ऐसे ही गए थे और घूमते घूमते पहुँचे थे. बारिश का सीज़न था और वहाँ पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही थी. और एक पेरेंट खड़ा हुआ, एक आदिवासी पेरेंट खड़ा हुआ, और वहाँ के जो टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे उनको उसने बोला कि सर, जो सर पे पानी टपक रहा है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, वो तो आप रोक नहीं पा रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे. एंड दैट्स वेयर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए. एंड फिर हम दोनों ने, मेरे पिताजी ने और मैंने कुछ सोचा, बट अनफॉर्चुनेटली इस सोच के दरमियान मेरे पिताजी नहीं रहे. तो फिर मैंने ज्ञानाशा फाउंडेशन बनाया और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टायर 2, टायर 3 गांव हैं, आदिवासी गांव हैं, या जो दूर के गांव हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है. एक गांव में जाओगे और पूछोगे करियर क्या करना है, तो वो बोलेगा या तो आर्मी में जाना है, या तो 10वीं के बाद वो रोड का काम करने लग जाएगा, कहीं मजदूरी करने लग जाएगा. सो उनको पता नहीं है कि क्या करियर्स हैं, क्या नहीं हैं. सो ऐसे गांव हमने आइडेंटिफाई किए इन एंड अराउंड महाराष्ट्र, और उन स्कूल्स में करीबन अलग अलग स्कूल्स को कुल मिला के 5000 प्लस बच्चों को हम उनका एजुकेशन और उनका करियर गाइडेंस पे काम कर रहे हैं. पिछले 5 साल में हमने 18 PSI और 34 आर्मी ऑफिशियल्स, 4 जर्नलिस्ट और 2 डॉक्टर्स उन स्कूल से निकाले हैं जिनको ये पता भी नहीं था जर्नलिज्म क्या होता है, जिनको ये पता भी नहीं था कि PSI या SSB करके कोई एग्ज़ाम होती है जो उनका करियर सेट करेगी. जिन्होंने ये सोच लिया था कि 10वीं अगर पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, हमें तो पत्थर फोड़ने हैं, हमें तो रोड बनानी है, हमें तो ईंटें उठानी है. इस सेगमेंट में हम एजुकेशन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी में है. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज्ञानाशा फाउंडेशन ने ज्ञानाशा ओपन डिजिटल स्कूल चला रही है, जहाँ पे सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी दिल्ली बहुत दूर है, सिर्फ शुरुआत है. थैंक यू. तो AI भी सिखाएंगे बच्चों की क्या? सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे. तब जब आप कर रहे थे 5 साल पहले, जब दादा ने कहा, तब क्या रिएक्शन माइंड में था कि AI क्या बूस्ट होगा? लगता था होगा कि आप PhD कर दो, तो 5 साल 2.5 साल प्लस वो 7 साल, ये दादा ने जैसे कहा. सॉरी, पानी दो सर.
सो PhD या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना पिछले अभी बूम हुआ है सर। 200 सालों से इंडस्ट्री, अब जब से इंडस्ट्री है तब से इंडस्ट्री में है। अभी बूम इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ा है। मे बी 20 साल पहले, 30 साल पहले सब कुछ आपके फाइल में और गोडाउन में। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, वो इंस्टीट्यूट हमारे पास आया है और पिछले 40 साल की फाइलें एक गोडाउन में, उसमें सारी कंप्लायंस, इनकम टैक्स की फाइलें हैं, बच्चों के रिजल्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सब लगता है, वो एक गोडाउन में पिछले 40 साल की भरी पड़ी हैं। और भी उसको उनको डिजिटाइज करके AI बेस्ड, क्योंकि क्या है कि बच्चा जब पास होकर बाहर निकलता है, जॉब ढूंढता है, तो उसका डिग्री वेरीफाई करने की एक प्रोसेस होती है हर कॉर्पोरेट कंपनी में। वो डिग्री वेरीफाई कंपनी को अगर 7 दिन में नहीं मिली तो बच्चों को जॉब नहीं मिलता। और आज ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में है जहाँ वो डिग्री वेरीफाई करने के लिए 15 दिन, 3-3 महीने लग जाते हैं। इवन डुप्लीकेट डिग्री लेने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। सो ये सारा चीज़ AI और डैशबोर्ड और इन प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक सवाल है सॉरी, आपका जो सवाल था कि AI अभी बूम हुआ है, अभी बूम इसलिए हुआ है क्योंकि डेटा आया है। इट इज़ ऑल अबाउट डेटा। AI तो पहले से ही था, इट इज़ जस्ट जितना डेटा बढ़ा उतना हमें पिक्चर क्लियर हुआ। AI के जैसे आपने डेटा की बात करी, तो डेटा को कितना रिलेवेंट मानेंगे हम? क्योंकि डेटा जो है कोई भी फीड कर रहा है AI के अंदर, तो उसके अंदर मिसगाइड भी हो सकता है। एब्सोल्युटली मिसगाइड भी होगा। तो इसीलिए AI कुछ किसी का जॉब नहीं लेगा, क्योंकि ह्यूमन लगेगा, जो ह्यूमन ज़रूर लगेगा टू वैलिडेट कि AI जो डेटा या प्रिडिक्शन दे रहा है वो सही है या नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है एक प्रोडक्ट का, जो ये बताता है कि ये गाय कितना दूध देगी, इसके दूध में कितना फैट कंटेंट होगा, और ये दूध में अगर पनीर निकाला जाए तो कितना पनीर निकाले। ये गाय के हेल्थ को एनालाइज करके, डेटा कैप्चर करके हमारा प्रोडक्ट्स मार्केट में, हमारा प्रोडक्ट्स फार्मर को बताता है। अभी इस चीज़ में AI तो बताएगा, क्योंकि उसको किसने सिखाया? AI को किसी ने सिखाया? किसी वेटरनरी साइंटिस्ट ने ही सिखाया ना। अगर वो वेटरनरी साइंटिस्ट या फिर आप कॉमर्स ले लो या फिनेंस ले लो, उसने गलत इनपुट दिया तो AI भी गलत ही बताने वाला है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल, इट इज़ नॉट ह्यूमन इंटरवेंशन। AI का यूज़ सिर्फ इसीलिए करना है कि वो आपका समय बचाता है। अगर यही समय एनालाइज करने के लिए एक डॉक्टर को 10 दिन लगेंगे, तो AI शायद आपको 10 मिनट में एनालिसिस करके दे देगा, और उसके हिसाब से आप अपना इंटेलिजेंस लगा के और 15 मिनट में कुछ ना कुछ या 2 दिन में कुछ डिसीजन ले लोगे। स्टिल 10 दिन इज रिड्यूस टू 2 days मल्टीप्लाइड बाय योर बिजनेस। आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट किए कंपनी? हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस में किया है, जहाँ हम फ्रॉड पे काम कर रहे हैं। सिटीजनशिप मैनेजमेंट में किया है, जहाँ पे हम वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन में कर रहे हैं। रिटेल में कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल में कर रहे हैं, जैसे हमने बताया। हेल्थ साइंसेज में कर रहे हैं, जो दादा ने कैंसर का उदाहरण दिया, सो उसमें हमारा मल्टीपल प्रोटोटाइप्स पेटेंट्स एक्सेप्टेड हैं। सो आइडेंटिफाइंग कैंसर फ्रॉम द डे इट इज़ डिटेक्टेड, आवर एल्गोरिथम्स डिफाइन द ग्रोथ पाथ। आज अगर आपको कैंसर लेट्स से उंगली में हुआ है, तो ये उंगली के सेल से वो बॉडी में कहाँ बढ़ेगा अगले 5 साल में, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। और इसमें हमने हेल्थ केयर में, मैंने खुद, मेरा PhD का थीसिस था, और इसमें हमने काफ़ी काम करके अभी काम करने की, इन सिटीजन्स के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। करने के लिए तैयार कितनी कंपनियां हैं आपकी नज़र में? कितनी कंपनियां हैं? किस के लिए? So the question is कि are the SMEs and the bigger enterprises are open for this digital transformations and AI, and how and what challenges? So today everybody is open for digital transformation and AI. Only thing is the education has to be correct. They should be able to validate कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको क्या फ़ायदा होने वाला है. If as an organization at Data Tech Lab or any organization working in this field is crystal clear giving the information on what the benefits would be, it would be used and adopted. How the young person, how the young professional should learn and make career In AI. in AI? First, they should learn. That's very important. And that's my appeal to all young people.
that keep your mind open for learning. Learning will help you in all the factors. Learning require lot of patience. Artificial intelligence is lot of thought process and less of tools, and that is why is something which you need to work out. मैम आप क्या कहना चाहोगे AI से? और आप- मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात डॉक्टर अमित अंद्रेश जी ने बताई है। अगर हम आज सारी दुनिया की तरफ जब देखते हैं, एक तरफ भारत तीसरी महासत्ता बनने जा रहा है और जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने की बहुत सारी ज़रूरत है। कहा जाता है कि 10 मिलियन जॉब्स AI में आने वाले हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हम बात कर रहे हैं कि GSDP जो है वो कितना बढ़ेगा और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। आज हम पूना में बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, वो भी बताएंगे कि आज 28 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर इन पुणे। IT हब इज़ इन पुणे। अगर आप कहीं भी जाओ तो आपको पता चलता है कि जो भी यंग युवा यहाँ पर हम देखते हैं वो IT कंपनी से बाहर आना चाहता है, बाहर काम कर रहा है, वहाँ पे जाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव ला रहा है। और डाटा टेक जैसी कंपनी जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को सिखाएंगे, तो क्या सिखाना ज़रूरत है? एक तो बात है लर्निंग की, लेकिन जब हम वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं कोई भी इंडस्ट्री के लिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आज यहाँ पर हम 2 वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि आज के युवा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें, उनके पास कौन से कौशल्य हो। जैसे हम AI की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि डेटा बहुत बड़ा आ रहा है, डेटा जा रहा है, जहाँ पर एग्री है, फार्मा है, मेडिकल साइंसेस है, रोबोटिक्स है, स्पेस है, एलॉन मस्क की बात होती है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वही बात हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर टाटा बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसरो को बताएं या हम कैसे इसरो के साथ काम करें। क्या COEP जैसा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, IIM जैसे, IIT जैसे लोग किस तरह से ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मुझे लगता है डेटा टेक जो कंपनी है, इनका जो एक्सपीरियंस हमें लाता है। आज हमारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय क्या चाहती है, तो सबसे यही चाहती है कि इंडस्ट्री क्या चाहता है और क्या इंडस्ट्री और हम साथ में काम कर सके, क्योंकि रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये नहीं है कि आज मैंने बोला कि ChatGPT है तो कल डीप सीक आ चुका है चाइना का। हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि डार्क एनवायरनमेंट में उनका काम चल रहा है, जहाँ पे रोबोट्स मशीनें चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही। तो मेरा युवा कहाँ जाएगा, भारत का युवा कहाँ जाएगा? आज पंतप्रधान मोदी साहब वही सोच रहे हैं, अश्विनी जी भी वही सोच रहे हैं, IT की सारी लोग इसी चिंता में है कि भारत का युवा जो इंटेलिजेंट है, कुछ करना चाहता है, हमें करने की करता है, लेकिन हमें दिशा नहीं है, हमें पता नहीं कि योग्यता कैसे हासिल की जाए। तो क्या इस तरह की इंडस्ट्री जहाँ पर PhD किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने काम किया है, आज हमने बात की कि रिंग में से हम ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफी जैसी चीज़ें 5,000 रुपये में 2 मिनट में, 10 मिनट में। इसकी मतलब है कि हम क्वालिटी चाहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, हम टाइम सेव करना चाहते हैं। तो इसकी योग्यता, इसका एजुकेशन इस भारत में होने की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह की एक डेटा टेक कंपनी नहीं लगेगी भारत को। हमें तो बहुत सारी डेटा, आपने जो सवाल पूछा कितनी लगेगी, अरे हमें तो रोज़ लगेगी, स्टार्टअप रोज़ लगेंगे, हमारे यूनिकॉर्न्स बहुत लगाएंगे। हमें स्टार्टअप में इनोवेशन की बात कर रहे थे, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि हम इनोवेशन कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में का युवा फिर सक्षम। हम किस पे बिलीव करें, हम किस पे विश्वास करें? जब तक हम आँख से नहीं देख पाते हैं कि ये हो रहा है, तो आई थिंक वो करने की क्षमता द डेटा टेक जैसे कंपनियां, जो स्टार्टअप है, जो यहाँ पर फाउंडर बैठे हुए, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। NSDC है, UGC है, AICT है, हम सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे युवा को अच्छी तरह की इसका मतलब है क्वालिटी तो है ही, लेकिन जो आज चाहिए, कल जो जिसके बारे में हम सोच सके, जो 10 साल के बारे में बाद में हम सोच सके, इस तरह की कंपनियां अगर हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करती है, हमारे जिसे कहते हैं सिलेबसेस में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये क्रेडिट हम ले सकते हैं? क्या हम AI के लिए पाइथन हो, SQL सर्वर हो, SQL है आपका, उसके बाद में बिग डेटा हो, IoT है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। फिर वो मैकेनिकल हो, फिर वो सिविल हो। आज बात
आई थिंक हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ड्रोन जाकर आज फूड, बेंगलोर का आपने पढ़ा होगा कि बेंगलोर में फूड अभी डिलीवरी शुरू हो गई, तो क्या पुणे में नहीं हो सकती? क्या पुणे में कहाँ कर सकेंगे? तो आई थिंक ये सारी जो इंडस्ट्री पुणे में है, और मुझे लगता है द डेटा टेक लैब जो काम कर रहा है, बहुत ही ग्रोथ जो है, फ्यूचर ग्रोथ करने की जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो यहाँ पर होनी चाहिए। बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, बच्चों को उन्होंने कहा कि ज्ञान आशा बहुत काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्ञान आशा में से क्या हम इस तरह के साइंटिस्ट, क्या इस तरह के थिंकर्स हम क्रिएट कर पाए कि जो ये बच्चे आगे आकर ड्रोन हो या तो एग्री में हो या तो फिर रिंग जैसी मैमोग्राफी की टेस्ट हो। आई थिंक बहुत सारा बदलाव हमारे भारत देश में लाने की बहुत सारी ज़रूरत है, और मुझे लगता है द डेटा टेक कंपनी, हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसे सारी कंपनीज हमारे साथ आए, हमें बताएं, बिकॉज हर एक कैंपस में कम से कम 5,000 बच्चे आज कंप्यूटर, AI ML, AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इस तरह के सारे अभ्यासक्रम पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ हमें बहुत नज़दीकी से करना चाहिए, बहुत सारी पार्टनरशिप करनी चाहिए। हर बार हम यहाँ से उठकर बॉम्बे में जाएं, इससे अच्छा है कि यहाँ पर ही पुणे में अगर इस तरह की कंपनी हमें आती है, हिंजवाड़ी से इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट आते हैं, तो पुणे के आई थिंक 1.5-2 लाख बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं सारे विश्वविद्यालयों की बात कर रही हूँ, सारे इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ कि ये सारे बच्चे क्या चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट चाहते हैं, ये सारे बच्चे क्या चाहते हैं, तो आइडिया चाहते हैं, ये सारे बच्चे क्या चाहते हैं, तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना उनको पता नहीं है। अगर इंडस्ट्री इस तरह से हमारे सामने आती है, हमारा उनका हाथ बटाती है, हाथ सामने करती है, तो मुझे लगता है ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप विल टेक a long way for India to change the Indian transformation, education transformation, and which can become a competitive, we can say the country to give the product at very good price with the quality and the commitment which we are expecting. So I think a lot of things to go. So many congratulations to Dr. Amit Andreji and his team, because within a couple of years he is able to build a company of more than 200 people and more than 150 interns. I was able to interact with them. So thank you so much for allowing me to speak. Thank you. एक बात है कि AI जैसी संकल्पनाएं पहले भी थी, जैसे अमित अंद्रेजी ने उसमें PhD किया हुआ है, लेकिन आज हर क्षेत्र में AI से मिलने वाले जो रिज़ल्ट है, क्योंकि डेटा इतना जनरेट हुआ है, उस रिज़ल्ट का उपयोग हमारे देश के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। AI में आपके पास डेटा है और डेटा से आप कुछ रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो खेती है, हमारा जो संचालन है, हमारा जो दलन वलन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ में इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रश्न कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा एक विशाल देश है, 140-142 करोड़ लोगों का, और उनका बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने के लिए हमें डेटा प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अंतिमतः मनुष्य की बुद्धि ही अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन वो करने के लिए एक स्ट्रांग डेटाबेस, एक स्ट्रांग सजेशन AI के माध्यम से मिल सकता है। आज कोई भी क्षेत्र में अगर युवा काम कर रहा हो तो वो अपने मोबाइल में AI का यूज़ जाने अनजाने करता ही है, लेकिन वो सकारात्मक यूज़ कैसे हो और उसका यूज़ हमारे प्रश्न कम करने के लिए कैसे हो, हमारे हेल्थ सुधारने के लिए कैसे हो, हम अच्छे बेहतर बनने के लिए कैसे हो, हमारा आयुष्य और हमारा जीवन अच्छा होने के लिए कैसे हो, और हम जो चाहते हैं महाराष्ट्र जैसा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 में हम करना चाहते हैं, उसमें ये जो तंत्रज्ञान है, तंत्रज्ञान का उपयोग करके विश्व के हर प्रश्न के ऊपर हम उत्तर सोच सकते, क्योंकि हमारे पास युवा पीढ़ी बहुत है, हमारे पास यंग जो टेक्नोक्रेट्स है वो बहुत नंबर है। मेरे ख्याल से इसी कार्यालय में डेटा टेक लैब में कम से कम 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, अनेक प्रश्नों के ऊपर, अनेक विषयों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन अगर क्रिएट अच्छी तरह से होगा और उसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, भले वो खेती से रिलेटेड हो, भले वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, भले वो आरोग्य से रिलेटेड हो, सब प्रश्नों का अच्छा उत्तर हमें मिल सकता है और हमारा लाइफ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हमारा नहीं, हमारे देश का बन सकता है, हमारे विश्व के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये यंग जनरेशन हमारी जो जनरेट हो रही है, जिनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रुचि है, उनके माध्यम को उसका अच्छा अगर चैनलाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से अगला जो हमारा जो नेतृत्व होगा या अगला हम लीडरशिप चाहते हैं 2047 में हमारा, तो उसमें हम हो सकते कि हमारे सब युवाओं का योगदान पूरे विश्व में अच्छा रहेगा, और उसके लिए डेटा टेक लैब
एक अच्छा काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता सर हूँ। मेरा एक सवाल है, आज जैसे आपने किसानों की बात करी, हिंदुस्तान की मतलब भारत के देश की बात, भारत देश 140 करोड़ का देश है, इसके अंदर इलिटरेसी ज़्यादा है। एआई का इस्तेमाल जो है एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, तो ये किसानों तक कैसे पहुंच पाएगा? ये किसान, एक आम किसान इसका कैसे फायदा ले सकता है? नहीं, अभी जैसे बताया कि गन्ना को कितना पानी डालना है, गन्ने को कितना खाद डालना है, ये सब चीज़ें एआई के सपोर्ट से हो सकती है, भले उसमें एक नोडल चीज़ें हो। आज मोबाइल किसानों के पास भी है और हमारा डेटा और इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो अपने अपने मोबाइल पे उसको पानी कब देना है, खेत को कितना खाद देना है, इसका इन्फॉर्मेशन हो सकता है और उसके कारण जो वेस्टेज है या उसके कारण होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो सकता है। जैसे हम अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, एआई को यूज़ करके हमारा जो क्लाइमेट बदल रहा है उसमें हमारे जो फसल है उसको फसल को कितना अच्छा रख सकते हैं या उसको क्या नुकसान पहुंच सकता है या उसके लिए क्या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, इसका बिल्कुल बेहतर हर एक किसान को मिल सकता है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिल सकता है। मेरे ख्याल से इसके लिए उसका उपयोग होगा। एक थोड़ा सा उसमें मैं आपसे भी, आप वाइस चांसलर एजुकेशन के अंदर, मतलब हम किसानों की बात कर ले, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर इलिटरेसी भी ज़्यादा है, यहाँ पर एआई का इस्तेमाल जो है तबका करता है, उन तक का ये चीज़ कैसे पहुँचेगी उन तक? एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले। एक तो हमारे देश में गांव-गांव में जो लोग हैं, भले ही वो किसान हो या कोई मजदूर हो या कोई युवा हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है अभी। हर एक के पास मोबाइल है। इनफैक्ट मोबाइल यूसेज अगर देखा जाए तो गांव में भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है और ऑलरेडी बढ़ चुका है। कुछ साल पहले हम लोग डिजिटाइजेशन की जब बात कर रहे तब क्रेडिट कार्ड कैसा कोई यूज़ करेगा, उसके बाद आफ्टर द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हमारे यहाँ पे QR कोड आ गया और अभी आप देखते हैं तो कोई भी आदमी, वेदर ही इज़ फाइनेंशियली लिटरेट और इलिटरेट, आज पेमेंट मैकेनिज्म QR कोड के हिसाब से कर सकता है। तो उसी लाइंस पे इफ़ यू गो टू डिफरेंट विलेजेस और वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन विद द हेल्प ऑफ AI अभी जिस प्रकार से बढ़ने लगा है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी उतनी दिक्कत आएगी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल एब्स्ट्रैक्ट आउट और टेक आउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग द ओनली द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। जिसे थोड़ी देर पहले कहा गया कि स्टूडेंट्स और युवा वर्ग है, ये एआई में ज़्यादा इंटरेस्ट है आज के डेट में, तो ये वेबसाइट्स पे है, यूट्यूब, इस तरीके इस सारे प्लेटफॉर्म पे जाके वो सर्च करती है, तो क्या फ्यूचर में लगता है कि सिलेबस में भी ये चीज़ों को ऐड करने से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बेसिकली सोशल मीडिया की साथ जानकारी मिलती है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ये जानकारी यूट्यूब के ऊपर नहीं है। आपको पता चलता है कि इस तरह का तंत्रज्ञान अवेलेबल है, लेकिन उसका सही तरह से अगर उपयोग करना है तो उसका एक झलक आपके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, ऐसे लैब में काम करते या किसी भी शिक्षा संस्थान में काम करते, तो ये टेक्नोलॉजी को कहाँ तक आप ले जा सकते, उसका प्रयोग आप कर सकते, उसका टेस्टिंग आप कर सकते, क्योंकि पब्लिक यूज़ के पहले इसका अच्छा उपयोग, अच्छा टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल से डेटा टेक लैब्स जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग देने वाली है और वो ट्रेनिंग के हिसाब से बच्चे अच्छी तरह से उसका टेस्टिंग करेंगे पहले, क्योंकि कोई भी तंत्रज्ञान के दो उपयोग हो सकते, एक अच्छा उपयोग और गलत उपयोग। तो अच्छा उपयोग करने का जो संस्करण है वो संस्करण मेरे ख्याल से डेटा टेक के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है। थैंक यू सर।